हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम असेंबल करने वाले हैं एक CPU i7 प्रोसेसर के साथ। तो असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कैबिनेट से। ये है गाइस एक कैबिनेट, और ये है DVD राइटर, और ये है हार्ड डिस्क, और ये है i7 प्रोसेसर, और ये है मदरबोर्ड। इस वीडियो में गाइज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड, और ये है एक DDR3 रैम, और ये है थर्मल ग्रीस, और इसे कहते हैं CPU कूलिंग फ़ैन, और ये है SMPS, और ये है वाईफाई अडाप्टर। तो इन सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके मैं एक i7 CPU असेंबल करने वाला हूँ। तो गाइस, इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक CPU खुद से असेंबल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस असेंबल्ड CPU में। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको CPU असेंबल करना है i5 प्रोसेसर के साथ। लेकिन गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको एक CPU असेंबल करना है इस i7 प्रोसेसर के साथ। आप देख सकते हैं ये एक i7 प्रोसेसर है। तो आज मैं CPU असेंबल करने वाला हूँ एक i7 प्रोसेसर के साथ। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ गाइस, अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन सभी कंपोनेंट्स के बिल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बिल देख सकते हैं। ये कैबिनेट है विद SMPS, ये पड़ा है तकरीबन 1300 रुपये का। और ये CPU फ़ैन मैंने जो CPU फ़ैन है ये मैंने परचेज़ किया है मात्र 170 रुपये में। और ये कैबिनेट और ये SMPS मेरे को मिला है 1229 रुपये में। और यहाँ पर आप मदरबोर्ड की प्राइस देख सकते हैं जो कि है 2457 रुपीज़। इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड, और ये DDR3 रैम है जिसकी कीमत है 1864 रुपये। यहाँ पर मैंने 2 DDR3 रैम परचेज़ करी है 4 GB की, जिसका टोटल प्राइस हुआ है 1864 रुपीज़। और मैंने एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क परचेज करी है जिसकी कीमत है 2245 रुपये, और CPU फ़ैन की प्राइस है 170 रुपीज़। तो गाइज़, अभी मैंने आपको इन सभी कंपोनेंट्स का प्राइस बताया। ये सभी कंपोनेंट्स मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है। लेकिन गाइज़, अगर आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो हो सकता है कि 50-100 रुपये थोड़ा आपको महंगा मिले। लेकिन गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम CPU असेंबल कर रहे हैं तो मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऑनलाइन परचेज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपको 10 to 15 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर आप असेंबल ठीक से नहीं कर पा रहे या फिर असेंबल करते वक्त कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो गया है तो आप उसको ईजिली रिटर्न कर सकते हैं और आपको पूरा 100% रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन आप अगर शॉप से परचेज़ करते हैं तो आपको उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं मिलती है। कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो वो रिटर्न नहीं होता है। तो आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऑनलाइन ही परचेज़ करें अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी CPU असेंबल कर रहे हैं तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको लेना है ये जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा इस i7 प्रोसेसर को। आप देख सकते हैं ये i7 प्रोसेसर है। तो आपको किस प्रकार से इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आप एक मार्क देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल का मार्क है यहाँ पर, और इसी प्रकार से एक मार्क इस प्रोसेसर में भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल का मार्क यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल के मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इंसर्ट कर लेना है मदरबोर्ड में। इस प्रकार को आपको सिंपली रख देना है इसमें। उसके बाद आपको इस प्रकार से कैप को बंद कर लेना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने प्रोसेसर को इंस्टॉल किया है मदरबोर्ड में, कितना आसान है।
अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेसर के ऊपर आपको लगाना है इस थर्मल ग्रीस को। ये थर्मल ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। अगर आप कोई भी न्यू सिस्टम असेंबल कर रहे हो तो उसमें आपको थर्मल ग्रीस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। तो आपको ये थोड़ा सा थर्मल ग्रीस इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा आपको इस प्रकार से लगा लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने प्रोसेसर के ऊपर थर्मल ग्रीस लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल कर लिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने थर्मल ग्रीस लगा लिया है। अब हम लगा लेते हैं इसमें CPU कूलिंग फ़ैन। तो ये है गाइस एक CPU कूलिंग फ़ैन। इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो ये है गाइस एक CPU कूलिंग फ़ैन, इसको आपको इस मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है। ये जो फ़ैन है, इस फ़ैन की क्लिप को आपको इंसर्ट करना है इस मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट के अंदर आपको इसको इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड में फ़ैन को लगा लिया है। अब इस CPU कूलिंग फ़ैन का ये जो सॉकेट है आपको इस मदरबोर्ड में लगाना है। यहाँ पर इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं एक 4 पिन वाला एक यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। इस 4 पिन में यहाँ पे लिखा हुआ है CPU फ़ैन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CPU फ़ैन 1। इस वाले पॉइंट में आपको इस सॉकेट को इंसर्ट कर लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फ़ैन को भी लगा लिया है। अब गाइस आपको लेनी है इस रैम को, ये DDR3 रैम है। अब इस रैम को आपको कैसे इंसर्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं रैम में यहाँ पर एक कट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम में यहाँ पर एक कट है, इधर एक कट है। इसी प्रकार से इस सॉकेट में भी यहाँ पर एक कट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट है। तो इन कट को मैच करके आपको इस रैम को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर रैम के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं, यहाँ पर आप 2 रैम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस रैम को इंसर्ट कर लेना है। गैस मैं आपको बता दूँ ये जो H61 मदरबोर्ड है ये 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है। तो आप इसमें 16 GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे, लगाने के बाद आप जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये लॉक जो है अपने आप लग जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है, यानी कि हमारा रैम प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने CPU कूलिंग फ़ैन लगा लिया है और रैम को भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। लगभग आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। अब गाइस आपको लेना है ये कैबिनेट। तो इस कैबिनेट को अब हम ओपन कर लेते हैं। कैबिनेट को ओपन करने के लिए आपको इन बैक जो स्क्रू दे रखे हैंड स्क्रू, इन स्क्रू को ओपन करना होगा। तो ये हैंड स्क्रू ओपन हो गया है। अब हम इस कैबिनेट को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को दोबारा से बता देता हूँ, इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर कैबिनेट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर अब हम इस SMPS को इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको SMPS को इंस्टॉल कर लेना है। गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू हमको इस SMPS को कस लेना है इस कैबिनेट में। ये सभी स्क्रू हमको इस कैबिनेट के साथ ही मिलता है। तो अब हम इन सभी स्क्रूज़ की मदद से इस SMPS को कस लेते हैं इस कैबिनेट में। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम CPU असेंबल कर रहे हैं तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप डरिए मत। एक CPU असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गाइस आप बहुत आसानी से कोई भी CPU इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने SMPS को कस लिया है। अब गाइस हमें इन सभी केबल को लगाना है इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वायर SMPS से आ रही है और कुछ वायर आ रही है इस कैबिनेट से। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जो कैबिनेट की वायर है इन वायर को लगा लेते हैं मदरबोर्ड में। सबसे पहले यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं एक ऑडियो की यहाँ पे वायर है। ये वायर कैबिनेट से आ रही है, ये ऑडियो की। इस ऑडियो की वायर को हमको लगाना है इस मदरबोर्ड में। कहाँ पर लगाना है आपको देखना है। यहाँ पर गाइस आप इस मदरबोर्ड में कुछ पिन देख सकते हैं और उसके आगे लिखा है ऑडियो 1। इस ऑडियो 1 में आपको इस ऑडियो की केबल को लगा लेना है। इस मदरबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ऑडियो 1। आप देख सकते हैं ऑडियो 1 यहाँ पे लिखा है। इस ऑडियो 1 के पॉइंट में आपको इस वायर को लगा लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने ऑडियो की केबल लगा ली है मदरबोर्ड में। इसी प्रकार से दूसरी केबल होगी USB की। आप देख सकते हैं दूसरी वायर है USB की। आपको इसी प्रकार से पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट है USB 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड में क्लियरली मेंशन है USB 1। इस USB 1 के पॉइंट में आपको लगाना है इस USB केबल को। तो एज यू कैन सी लाइक ऑडियो केबल हमने USB केबल को भी लगा लिया है मदरबोर्ड में। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं ये कैबिनेट से एक वायर आ रही है जिसमें कि काफ़ी सारी केबल है, जैसे कि रीसेट स्विच है, पावर स्विच है, पावर LED है, HDD LED है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वायर आ रही है। अब आपको इन सभी वायर्स को कैसे लगाना है अपने इस मदरबोर्ड में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इन सभी केबल को मदरबोर्ड में लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। ये यूज़र मैनुअल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी। तो इस चार्ट को फॉलो करके हमको इन सभी वायर्स को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। तो ये सभी केबल यहाँ पर लगेगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 8-9 पिन है यहाँ पर। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ 8-9 पिन है। तो यहीं पर ही हमारी ये सभी केबल लगने वाली है। और कैसे लगेगी आप देखते रहिए। यहाँ पर गाइस आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पिन है लेकिन यहाँ पर खाली है। तो इसी प्रकार से आपको इस मदरबोर्ड में भी देखना है, यहाँ पर एक पिन है और यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कोई पिन नहीं है। तो इस चार्ट को फॉलो करके आपको इन सभी केबल को यहाँ पर लगा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मदरबोर्ड में लगा लेते हैं पावर ऑन ऑफ स्विच। तो ये है हमारी पावर की स्विच। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर के ऊपर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वायर के यहाँ पे सॉकेट में लिखा हुआ है पावर स्विच। सो बाय फॉलोइंग दिस चार्ट लेट्स इंस्टॉल ऑल दिस वायर इनटू दिस मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस पावर स्विच की वायर को। अब हम लगा लेते हैं पावर LED प्लस और माइनस।
तो गैस हम बस इस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। इस चार्ट को फॉलो करके कैबिनेट की इन सभी वायर को हम मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने सभी वायर को लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। तो कैबिनेट से गाइस जितनी भी वायर निकल रही थी वो सभी वायर हमने लगा ली है मदरबोर्ड में। अब गाइस ये जो SMPS से जो वायर निकल रही है, इन सभी वायर को हम लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 पिन का यहाँ पे एक वायर है, सॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 पिन का सॉकेट है। इसमें ये वाली वायर लगेगी। इस प्रकार से आपको लगा लेना है इस 24 पिन के सॉकेट में। अब यहाँ पर आपको इस 4 पिन वायर को भी लगाना है। ये जो 4 पिन वायर जो SMPS से निकल रही है, इसको आपको लगाना है यहाँ पर मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पिन सॉकेट है। यहाँ पर आपको इस 4 पिन वायर को लगाना है। तो यहाँ पर गाइज हमने सारी वायर को लगा लिया है। जितनी भी SMPS से केबल आ रही है, जितनी भी कैबिनेट से केबल आ रही है, वो सभी केबल हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो अब हमारा CPU लगभग तैयार है। अब हम इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। गाइस, आप सभी को अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इन वायर्स को पहले ही लगा लिया है। इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल करने से पहले ही मैंने इन सभी वायर्स को लगा लिया है, ताकि आप सभी लोग अच्छे से देख पाएँ। इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल करने से पहले हम इस प्लेट को लगा लेते हैं, जो कि हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। तो अब हम इस प्लेट को लगा लेते हैं इस कैबिनेट में। तो अब हम इस मदरबोर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप सभी को अच्छे से दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये जो केबल जो निकल रही है कैबिनेट में से और SMPS में से, ये मैंने पहले ही लगा ली है, ताकि आप सभी लोग अच्छे से देख सकें। लेकिन गाइज, अगर आप खुद से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप पहले मदरबोर्ड को इंसर्ट कर ले कैबिनेट के अंदर, उसके बाद ही आप इन सभी केबल को लगाए इस मदरबोर्ड में। और प्लीज़ गाइज़, आप प्लीज़ कंप्लेन मत करना केबल मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि आप सभी को दिखाने के लिए मैंने केबल को पहले से ही लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। तो इस वजह से अब मैं केबल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप सब केबल मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊँगा किस प्रकार से आपको केबल मैनेजमेंट करना है कि वायर फ़ैन के बीच में या फिर मदरबोर्ड के बीच में ना आए। तो उससे पहले हम गाइज़ इस मदरबोर्ड को कस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मदरबोर्ड को कसने के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू आपको कस लेना है इस मदरबोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर। ये सभी स्क्रू हमको कैबिनेट के साथ ही मिले हैं, आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज यू कैन सी गाइस, कितना आसान है एक CPU खुद से घर पर असेंबल करना। तो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर हमने मदरबोर्ड कैबिनेट में इंस्टॉल कर लिया है। अब गाइस, अब हम इसमें लगाने वाले हैं इस हार्ड डिस्क को। ये एक 3.5 इंच की यानी कि 3.5 इंच की एक हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क। इसको हम लगा लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। उससे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लगाना होगा। आपको गाइस ये SATA केबल लेनी है। ये SATA केबल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है, मदरबोर्ड के साथ ही आपको फ्री मिलेगी। तो अलग से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको विद द हेल्प ऑफ दिस SATA केबल आपको इस हार्ड डिस्क को लगा लेना है। हार्ड डिस्क के यहाँ पर पीछे आप पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर लगाने के लिए एक सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इस SATA केबल को लगा लेना है। आपको गाइस इन कट का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस SATA केबल में यहाँ पर एक कट है, इसी प्रकार से एक कट यहाँ पर भी है।
इन कट का ध्यान रख के आपको सब केबल्स को लगा लेनी है। तो हमने हार्ड डिस्क में SATA केबल लगा लिया है। अब इस SATA केबल के दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं SATA के लिए 4 पोर्ट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पोर्ट दिए हुए हैं SATA के लिए। यहाँ पर आप इनमें से किसी भी पोर्ट में SATA केबल को लगा सकते हैं। दूसरे एंड को इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो गाइस हमने हार्ड डिस्क में SATA केबल लगा ली है और SATA केबल के दूसरे एंड को हमने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमको इस हार्ड डिस्क में देनी है पावर देने के लिए आपको इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना होगा SMPS के साथ। तो यहाँ पर SMPS में आप देख सकते हैं ये SMPS की केबल है। आपको इस SMPS की केबल को लगाना है इस हार्ड डिस्क में। सेम आपको इस कट का ध्यान रखना है। कट का ध्यान रख के आपको इस SMPS की केबल को लगा लेना है इस हार्ड डिस्क में। तो हमने इस हार्ड डिस्क में भी पावर दे दी है इस SMPS में से। तो हमने हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर लिया है अपने CPU में। अब आपको इसको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पर आप हार्ड डिस्क में देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है स्क्रू से कसने के लिए। तो यहाँ पर हम इस हार्ड डिस्क को कस लेते हैं अपने कैबिनेट में। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क को भी लगा लिया है। अब गाइज अब हम इस CPU में लगाने वाले हैं इस DVD राइटर को। गाइस कई लोग कहते हैं कि DVD राइटर लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, वरना आप ना लगाए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको DVD राइटर लगाना होगा। जैसे गाइस आपने इस हार्ड डिस्क को लगाया है, सेम उसी प्रकार से आपको इस DVD राइटर को भी लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है ये SATA केबल। ये SATA केबल जैसे कि मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड के साथ ही फ्री मिलती है। तो यहाँ पर आपको SATA केबल को लगा लेना है। SATA केबल लगा लिया है। अब हम इसके दूसरे एंड को मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। जैसे गाइस आपने इस हार्ड डिस्क को लगाया, सेम उसी प्रकार से ही आपको इस DVD राइटर को भी लगाना होगा। तो हमने DVD राइटर में SATA का कनेक्शन दे दिया है। अब हमको सेम जैसे आपने हार्ड डिस्क लगाया उसी प्रकार से आपको इस DVD राइटर को भी लगाना है। तो हमने इसमें SATA का कनेक्शन दे दिया है। अब हम इसको करेंगे SMPS के साथ कनेक्ट। SMPS से हम इन सभी कंपोनेंट्स को इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें पावर जा सके। तो यहाँ पर हम इस SMPS को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने DVD राइटर भी लगा लिया है। गाइस ये सभी कंपोनेंट्स मैं आपको बाहर से ही वायर लगा के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इंस्टॉल करेंगे इन सभी कंपोनेंट्स को आप पहले अपने कैबिनेट में अच्छे से इंसर्ट करके स्क्रू से कस के उसके बाद ही आप वायरिंग कीजिएगा। ये सभी कंपोनेंट में आपको गाइस मैं आपको पहले ही वायरिंग करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे सके। लेकिन आप सभी पहले इन कंपोनेंट्स को कैबिनेट में इंसर्ट करने के बाद ही इसमें वायरिंग कीजिएगा। पहले आपको इस प्रकार से अपने DVD राइटर को इंसर्ट करना है अपने कैबिनेट में। उसके बाद ही आपको वायरिंग करनी चाहिए। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर हमने CPU पूरा असेंबल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर लिया है इस कैबिनेट के अंदर। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने यहाँ पे कैबिनेट में मदरबोर्ड को इंसर्ट किया है। मदरबोर्ड के ऊपर हमने प्रोसेसर लगा लिया है। प्रोसेसर के ऊपर हमने ये
CPU कूलिंग फ़ैन लगा लिया है, हमने ये DDR3 रैम लगा ली है, और हमने यहाँ पर SMPS को भी इंसर्ट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने हार्ड डिस्क और DVD राइटर को भी इंसर्ट कर लिया है कैबिनेट के अंदर। और DVD राइटर और हार्ड डिस्क में हमने SATA से और इस SMPS से कनेक्शन भी दे दिया है, और कैबिनेट की जितनी भी वायर है वो सभी वायर हमने मदरबोर्ड में लगा ली है, और मदरबोर्ड में भी हमने पावर दे दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस SMPS। तो हमारा CPU पूरा असेंबल हो चुका है। अब गाइज हम इसमें लगा लेते हैं इस वाईफाई अडाप्टर को। तो गाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वाईफाई अडाप्टर यू कैन यूज़ इंटरनेट इनटू योर CPU। तो अब हम इस वाईफाई अडाप्टर को भी लगा लेते हैं, जिसकी मदद से हम इस CPU में वाईफाई का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो अडाप्टर है, आपको इस अडाप्टर को लगा लेना है USB पोर्ट में। तो एज यू कैन सी हमने USB पोर्ट में ये वाईफाई अडाप्टर लगा लिया है। तो हमारा CPU पूरा असेंबल हो गया है। गाइज केबल मैनेजमेंट की बात करी जाए तो केबल मैनेजमेंट काफ़ी अभी ख़राब है, तो मैं आप सभी को ये सजेशन दूंगा कि आप सभी खुद अच्छे से केबल मैनेजमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो इन सभी केबल को अच्छे से टैंगल करके आप यहाँ पर ऐसे अटका सकते हैं। तो गाइज फ़िलहाल ये बस आप सभी को सिखाने के लिए था कि किस प्रकार से आपको एक CPU असेंबल करना होता है, इसलिए मैंने केबल मैनेजमेंट इतनी बढ़िया से नहीं किया है। तो बाकी आप सभी लोग खुद अच्छे से केबल मैनेजमेंट कर लीजिएगा। तो हमारा CPU पूरा रेडी है। अब हम इस CPU को ऑन करके देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा CPU प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं CPU को हमारे मॉनिटर के साथ। तो अभी हम इस CPU को कनेक्ट करने वाले हैं अपने इस मॉनिटर के साथ। तो इस CPU को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको लगेगा एक VGA केबल। आप चाहे तो HDMI केबल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी VGA केबल का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये VGA केबल है। ये जो VGA केबल है, VGA केबल के एक एंड को लगाना है आपको इस CPU के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे VGA का स्लॉट दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको HDMI स्लॉट भी मिल जाता है। तो इसमें हम लगा लेते हैं इस VGA केबल को। तो इस प्रकार से आपको इस VGA केबल को लगा लेना है। आप देख सकते हैं हमने इस CPU में VGA केबल लगा लिया है। अब इस VGA केबल के दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं इस मॉनिटर के साथ। उससे पहले गाइस हम इस कैबिनेट को क्लोज कर लेते हैं। तो गाइस हमने इस VGA केबल के एक एंड को लगा लिया है CPU के साथ, और इस दूसरे एंड को हम लगाने वाले हैं इस मॉनिटर के साथ। तो एज यू कैन सी गाइस हमने इस VGA केबल को कनेक्ट कर लिया है इस मॉनिटर और इस CPU के साथ। तो गाइस हमारा CPU पूरी तरीके से रेडी है। हमने इस CPU को कनेक्ट कर लिया है मॉनिटर के साथ विद द हेल्प ऑफ VGA केबल। तो गाइस हमने इस मॉनिटर में पावर दे दिया है। तो चलिए अब हम इस CPU में भी पावर दे देते हैं। तो अब हम इस केबल को लगा लेते हैं, जो कि हमको इस SMPS के साथ ही मिली है। तो हमने CPU में भी पावर दे दी है, और साथ ही साथ हमने मॉनिटर को इस VGA केबल की मदद से CPU के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने मॉनिटर और CPU की केबल को हमने पावर दे दिया है। तो चलिए अब हम इस CPU को ऑन करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमारा सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। तो देखते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम इस CPU को ऑन करते हैं। हमने CPU में पावर दे दिया है, तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम इस बायोस को ओपन करते हैं। बायोस ओपन करने के लिए आपको इस डिलीट के बटन को कॉन्टीन्यूसली प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर बायोस ओपन हो चुका है हमारे CPU का। अब हम देखते हैं कि हमारे सारे कंपोनेंट्स अच्छे से लगे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने CPU में लगाया है i7 प्रोसेसर।
तो हमारा प्रोसेसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और साथ ही साथ हम अपना साटा कनेक्शन देख लेते हैं। गाइस इस i7 प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें हाइपर थ्रेडिंग का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CPU यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमने जितने भी कंपोनेंट्स CPU में लगाए हैं सभी कंपोनेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। तो गाइस आपको अपने CPU में विंडोज़ किस प्रकार से इंस्टॉल करना है इस पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। उस लिंक की मदद से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया है अपने न्यूली इंस्टॉल्ड CPU में। तो गाइस अब इस पेन ड्राइव की मदद से मैं इस CPU में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस पेन ड्राइव में मैंने विंडोज़ 10 को पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप विंडोज़ 10 को डाउनलोड करके अपने न्यूली असेंबल्ड CPU या फिर पहले से ही असेंबल्ड CPU में आप किस प्रकार से विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं इस पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ इस CPU में। इस पेन ड्राइव में गाइस मैंने पहले से ही विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइस CPU में पेन ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले बायोस की सेटिंग में जाना है। बायोस में जाने के बाद आपको बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद यहाँ पर आपको बूट प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होगी इसकी। बूट प्रायोरिटीज़ में यहाँ पर आपको अपना पेन ड्राइव जो आपने लगाया है उसको बूट प्रायोरिटीज़ 1 में आपको कर लेना है। ये पेन ड्राइव सैनडिस्क का है तो हम कर लेते हैं उसको बूट प्रायोरिटीज़ 1। उसके बाद आपको सेटिंग को कर लेना है सेव आप F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करके सेटिंग को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने CPU में विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है CPU में, क्योंकि गाइज़ अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडोज़ किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइज़ विंडोज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। तो एज यू कैन सी गाइज़ यहाँ पर हमने CPU में विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया है। इस CPU में मैंने इस पेन ड्राइव की मदद से विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं ये अभी फर्स्ट बूट है। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें 4 GB की रैम लगाई है। रैम भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है और i7 प्रोसेसर मैंने इसमें लगाया है। आप देख सकते हैं i7 प्रोसेसर, और इस i7 प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड आप देख सकते हैं जो कि है 3.4 गीगाहर्ट्ज़। और गाइस इसमें हाइपर थ्रेडिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अभी मैंने इसमें 500 GB की हार्ड डिस्क लगाई है। तो आप देख सकते हैं विंडोज़ हमारे प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और हमारी हार्ड डिस्क प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। और जैसे कि आपने देखा था कि मैंने इसमें वाईफाई अडाप्टर का भी इस्तेमाल किया था, तो वाईफाई कनेक्शन भी यहाँ पर हमको मिल रहा है वाईफाई अडाप्टर की मदद से। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा गाइस कि कितना आसान है खुद से घर पर एक CPU असेंबल करना। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने CPU को असेंबल करने में जितने भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि गाइज़ अगर आप अलग से कोई डिवाइस परचेज़ करेंगे तो हो सकता है कि कंपैटिबल ना हो वो डिवाइस आपस में।
तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से ही आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करें। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।